नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रेस जीके देश में। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा जीके का PYQ सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के सेक्शन में जाके देख लीजिएगा। ये जो सीरीज है आपकी गारंटी स्कोर बूस्टर, यानी कि गारंटी स्कोर आपका जो बूस्ट है, जो कि करेंगे ही करेंगे। कुछ में करे या ना करे, जीके के सेक्शन में करेंगे करेंगे, ठीक है। ये आपका SSC CGL CHSL CPU MTS स्टेनो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। आज का जो पहला जो प्रश्न है PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कि शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया था? ठीक है, तो बारूद का प्रयोग की बात करेंगे तो सर्वप्रथम प्रचलित किया था उत्तर भारत में बाबर ने। बाबर राइट आंसर होगा। बाबर की बात करते हैं तो बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। इसका मुगल शासन की नींव है जो कि बाबर 1526 में रख देता है। ठीक है, जो आपका बाबर है जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य लड़ता है, तो ये आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ठीक है, उसके मध्य लड़ता है। इसके अलावा बाबर जीत जाता है। इसके अलावा मुगल समाज का नींव रख देता है। इसके अलावा 1527 में बाबर है जो कि राणा संगा को आपका खानवा के युद्ध में हराता है। तो खानवा का लड़ाई कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये भी प्रश्न आपका आता है। इसके अलावा 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें आपका मेदिनी राय को बाबर हराता है। इसके अलावा 1528 की बात करेंगे तो घाघरा का युद्ध होता है, उसमें भी बाबर है जो कि आपका मोहम्मद लोदी को हराता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बाबर है जो कि खुद को बादशाह का हकदार बनाने वाला पहला शासक था। इसके अलावा 1530 में उसकी मृत्यु आगरा के आराम बाग में हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी आत्मकथा, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक के जो बाबरी पुस्तक लिखा था, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, फारसी में लिखा गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11वां मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो 11वां जो मूल कर्तव्य है आपका 86वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 51 में भाग 4A के अंतर्गत निहित है। ठीक है, इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उनके अभिभावक या माता पिता को उनको क्या शिक्षा का अधिकार देना है, यही जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में। अगला है कि कीमिया में एका फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है, यानी कि क्लासिकल नेम है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरक के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एक्टा फोर्टिस का लैटिन में अर्थ होता है मजबूत पानी। यह नाइट्रिक एसिड का ही शास्त्रीय नाम है। इसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह रंगीन है पानी की तरह, इसकी चिपचिपाहट लगभग समान होती है और लेकिन यह चांदी को घोलने में सक्षम होता है। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास में सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो सिडबी की बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास में इसका स्थापना 1990 में होता है। तो राइट आंसर आपका 1990 हो जाएगा। संसद के अधिनियम के अंतर्गत है जो कि किया जाता है। अगला है कि कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता की बात पूछा गया है, वो भी आपका कबड्डी में। तो इसका राइट आंसर आपका महादेव सेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदानंद महादेव सेट्टी की बात करेंगे तो 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले कबड्डी खिलाड़ी थे। महाराष्ट्र के हरफनुमा खिलाड़ी ने भारतीय रेलवे के साथ 12 सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब है जो कि अपने नाम किया था। अगला है कि शास्त्रीय नृत्य नर्तकों के सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर पद्मा सुब्रमण्यम जिनका संबंध आपका भरतनाट्यम से था, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो झेलम परांजपे हैं, इनका संबंध कुचिपुड़ी से ना होकर किससे है? तो ओडिसी से है। ठीक है, किससे है? ओडिसी से है। इसके अलावा के उमा रामाराव की बात करेंगे तो इनका संबंध ओडिसी से ना होकर किससे है? तो कुचिपुड़ी से है। ठीक है, इसके अलावा मल्लिका साराभाई की बात करेंगे तो इनका संबंध कथक से ना होकर किससे है? तो इनका संबंध आपका तो भरतनाट्यम से भी है और साथ साथ कुचिपुड़ी से भी है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला है कि दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बार। दाब का जो मीट्रिक इकाई है इसका राइट आंसर क्या होगा? बार होगा। ठीक है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा बार दबाव की मीट्रिक इकाई है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई का हिस्सा नहीं है। इसे 1 लाख पास्कल के रूप में भी परिभाषित किया गया है। एक बार का दाब पृथ्वी पर समुद्र तल पर वर्तमान औसत वायुमंडलीय दबाव लगभग 1.013 बार से थोड़ा कम है। बैरोमीटर के सूत्र के अनुसार एक बार 15 डिग्री सेल्सियस पर 111 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लगभग वायुमंडलीय दबाव है।
अगला है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी। तो 1940 की बात करेंगे कांग्रेस की महिला विंग की, तो इसकी स्थापना सुचित्रा कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी। ठीक है, सुचित्रा कृपलानी की बात करेंगे तो वर्तमान में हरियाणा से आती थी और उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो 1940 में कांग्रेस में महिला विंग की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थी। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी जब वो 1963 में चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश से पदभार योग्य संभाला था। अगला है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानून के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर आपका चार्टर अधिनियम 1833 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 जिसे ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था कि प्रयोग से भारतीय कानूनों के समेकन तथा संहिताकरण हेतु एक विधि आयोग की स्थापना करना था। अगला है कि वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज किया गया था। तो औद्योगिक उत्पादन की बात करेंगे 1991-92 के दौरान तो वृद्धि देखा गया था 0.6% का धनात्मक में। ठीक है, धनात्मक यानी कि प्लस में। अगला है कि किस वर्ष 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आपका 1978 में हुआ था, ये जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर आपका कानून अधिकार बना दिया गया था और इसे 300 के कम में रख दिया गया था। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा। अगला है कि निकोकी प्राणियों यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर यानी कि थर्ड जर्मिनल लेयर की पहचान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेसोडर्म यानी कि मध्य जनस्तर। ठीक है, ट्रिपोब्लास्टिक कोशिकाओं की 3 परत वाला जानवर है। ट्रिपोब्लास्टिक को निषेचित अंडे की एक स्थिति कहा जाता है जिसमें 3 प्राथमिक रोगाणु परतें होती हैं, रोगाणु परत, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो पूंजीगत व्यय माना जाता है स्कूल की इमारत के निर्माण को। ठीक है, इसके अलावा पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो यह अस्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए सरकार के द्वारा दिया जाने वाला व्यय है। इसके अलावा यदि किसी वस्तु का 1 वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन है तो इसे पूंजीकृत किया जाता है यानी पूंजीगत व्यय माना जाता है। पूंजीगत व्यय तुलन पत्र में दर्ज या पूंजीकृत वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान है। पूंजीगत व्यय का उपयोग परिसंपत्तियों को बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल है सड़कों और अस्पतालों जैसे परिसंपत्तियों बनाने में सरकार के द्वारा दीर्घकालिक निवेश, और यह पैसा सरकार के द्वारा राज्य को ऋण के रूप में उसके उधार को पुनः भुगतान के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है, अगला है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि 2 धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाबयुक्त गैस से भरी हुई कांचे की नली विकिरण उत्सर्जित करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिलिप लेनार्ड। ठीक है, फिलिप लेनार्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलिप लेनार्ड की बात करते हैं तो फिलिप, इनका पूरा नाम है फिलिप एडवर्ड एंटोन वान लेनार्ड, एक हंगरी जर्मन भौतिक शास्त्री और कैथोड किरण पर अपने शोध और उनके गुणों से कई की खोजों के लिए 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक इंटरैक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्हें संख्याओं का पिरामिड कहा था। तो इसका राइट आंसर चार्ल्स एल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषी स्तरों पर विभिन्न जीवित जीवों के बीच संबंधों का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है। चार्ल्स एल्टन ने संख्याओं के पिरामिड की अवधारणा विकसित की है। बाद में जी एविलेंड हंसिसन और रेमल्ड लिंडमैन ने ऊर्जा या उत्पादकता के पिरामिड का विचार विकसित किया। अगला है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविका मित्रम डैश के द्वारा रचित है। तो मालविका अग्निमित्रम की बात करेंगे तो ये पुस्तक कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर आपका कालिदास हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है जिससे मालवा देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम, उनके विवाह का वर्णन है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया की समग्र सुप्त विदूषक के हाथों से समर्पित है। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम पूछा गया है तो राइट आंसर दादर और नागर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों के लिए 82.14% है, महिलाओं के लिए 65.46% है। भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका केरल की साक्षरता है 93.14%। इसके बाद केरल के बाद राज्य में बात करेंगे तो मिजोरम हो जाएगा, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया जाए तो केरल के बाद साक्षरता में ओवरऑल आपका लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम पूछा गया है आपका, तो इसका राइट आंसर दादर और नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत की प्रकृति वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह में विभाजित है। तो भारत की प्रकृति की बात करेंगे तो वनस्पति व्यापक रूप से 5 समूह में विभाजित है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो मनुष्यों की किसी भी प्रकार की सहायता के बिना अपने आप उगते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया 5 प्रकार की होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन और आपका मैंग्रोव वन। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य परीक्षक यानी कि फूड प्रेजेंटिव है बेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाद्य परीक्षण की बात करते हैं तो यह खाद्य को अवांछित सूक्ष्मजीवी वृद्धि से बचाने की एक विधि है और इसे लंबे समय तक भोजन को परीक्षित करने के लिए किया जाता है। विभिन्न रासायनिक परीक्षकों का उपयोग किया जाता है जिसमें शामिल है पारंपरिक रासायनिक खाद्य परीक्षक की बात करेंगे तो शर्करा और नमक हो जाएगा। अम्लक की बात करेंगे तो आपका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट इसी श्रेणी में आता है, सार्विक अम्ल हो जाएगा और आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इसके अलावा गैसीय रासायनिक खाद्य परीक्षक की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड हो जाएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसके अलावा सोडियम बेंजोएट भी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं तो ये एक परीक्षक है जो कि सलाद के सजाव, कार्बोनिकृत पेय, जैम और फलों के रस, अचार, मसालों, दही और मिश्र लेप जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स डैश से बने होते हैं। तो स्थलीय ग्रह की बात करेंगे तो ये बने होते हैं चट्टानों और धातुओं से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थलीय ग्रह से तात्पर्य ऐसे ग्रह है आकाशीय पिंड से है जो सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बना होता है। स्थलीय ग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, सौर स्थलीय ग्रह और अतिरिक्त सौर स्थलीय ग्रह। सौर स्थलीय ग्रह सौरमंडल के पहले 4 ग्रह है यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को संदर्भित करता है। इनमें से बुध सबसे छोटा है जबकि शुक्र सबसे गर्म है। हालांकि पृथ्वी सबसे बड़ा सौर स्थलीय ग्रह है और सक्रिय जलमंडल वाला एकमात्र ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह की बात करेंगे तो सबसे बड़ा पर्वत 78,000 फीट है। ठीक है, और दूसरी ओर बात करते हैं अतिरिक्त सौर स्थलीय ग्रह का, तो वो स्थलीय ग्रह है जो सौर मंडल के बाहर स्थित है और विशाल है जो और आसानी से पता लगाने योग्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आकाशगंगा में अरबों अतिरिक्त सौर स्थलीय ग्रह भी हो सकते हैं। अगला है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान राज्य कौन सा था। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की बात करते हैं तो इसका मेजबान राज्य था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका 5वां संस्करण था जो कि 11 फरवरी को आपका समापन हुआ। मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत, 27 कांस्य पदक के साथ आपका तीसरा स्थान पर था। पहला स्थान पर कौन था, तो पहला स्थान पर आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, आयोजन आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो 4 से 13 जून 2022 के बीच पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ था। अगला है सतरिया को डैश में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया था। तो सतरिया की बात करते हैं तो इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है वो आपका 2000 ईस्वी में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर 2000 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो सतरिया जो नृत्य है ये फ्रेंड्स कहाँ का है, तो ये आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है, असम का है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है डैश के द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए कि एक धन विधेयक है। तो किसके द्वारा होना चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है संविधान अनुच्छेद 111 के तहत कि यह विधेयक के लिए अपनी सम्मति दे सकता है या वो विधेयक के लिए अपनी सम्मति वापस ले सकता है। वो संसद के पुनः विचार के लिए विधेयक, यदि वो धन विधेयक नहीं है तो वापस भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित
में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासन काल में बनाई गई थी? तो लोधी वंश के शासन काल में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका मोठ की मस्जिद, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोठ की मस्जिद पहली बार है कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली की मोठ मस्जिद को सिकंदर लोडी के कार्यकाल में बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। 1505 में मियां भूया सिकंदर लोडी के प्रधानमंत्री ने मोठ मस्जिद का निर्माण किया था। मोठ मस्जिद लोदी वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना है और मोठ मस्जिद के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग भी किया गया था। अगला है वह है कि भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल था 1886 से लेकर 1793 तक। ठीक है, सॉरी 1786 से लेकर 1793 तक। वो सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने और व्यवस्थित करने वाला यह पहला व्यक्ति था। साथ में कॉर्नवालिस कोड को भी लाया था। इसके अलावा उन्होंने जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया था। कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में सर्किट अदालतों की स्थापना है जो कि इन्होंने किया था। अगला है कि अलामर्द एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम की नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भरतनाट्यम की पंडानुलर शैली की प्रतिपादक है अल्लामल वेली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडानुलर शैली। इसके अलावा अगला है कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक यानी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर कोई अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रपति का पॉकेट विटो। ठीक है, पॉकेट विटो। ठीक है, पॉकेट विटो ऑफ प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई विधेयक आपका धन विधेयक नहीं है या धन विधेयक के अलावा संविधान संशोधन विधेयक नहीं है और इसके अलावा कोई भी विधेयक है और राष्ट्रपति उसे अनिश्चित काल तक यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक अपने पास लंबित रख लेता है, साइन ही नहीं करता है, तो मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने अपना विटो पावर का उपयोग किया है। वो विटो है आपका पॉकेट विटो। ठीक है, यानी कि जे विटो। इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के विटो हैं। एक तो आपका जेवी विटो है। ठीक है, यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना कोई कार्रवाई करता है और उनसे अनिश्चित काल के लंबित रखता है। इसके अलावा एक आपका है अतात्विक विटो, निलंबकारी विटो और जय विटो। विशेष विटो 4 प्रकार की विटो शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति पहले 3 अभ्यास करते हैं। ठीक है, 111 के तहत राष्ट्रपति को विटो शक्तियां प्राप्त है, एक जिसमें आपका अत्याधिक विटो है, इसके अलावा जैविक विटो है, इसके अलावा निलंबनकारी विटो है। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है कि 28 जुलाई 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान यानी कि ऑब्सोल्यूट जीरो से 1 केल्विन के 1/10 मिलियन में यानी कि 1/10 मिलियंथ ऑफ 1 केल्विन हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टेडियम। अगला है मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन करना है तो गलत कथन है आपका कि पश्चिमी चक्रवातीय विश्लेषण मानसून की वापसी या निवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, यही कथन आपका गलत है। बाकी ऊपर का जो 2 कथन है और नीचे का जो चौथा कथन है वे सभी आपके सही हैं। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार तलविंदर सिंह किस वादन से संबंधित है। तो तलविंदर सिंह का संबंध किससे रहेगा? तो तबला से ही रहेगा। नाम में ही इनका वादन छुपा हुआ है, त से तलविंदर सिंह, त से तबला। ठीक है, तो तबला आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि लोसर 9 वर्ष का उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, लोसर को बुरी आत्माओं और रक्षा करने के लिए खुशहाल नई शुरुआत के लिए मनाया जाता है। ये बसंत का एक त्यौहार है। इसके अलावा केरल का वसंत त्यौहार ओणम है, असम का वसंत त्यौहार रोंगाली है। उसी प्रकार आपका आंध्र प्रदेश का वसंत त्यौहार उगादी है और उगादी आपका कर्नाटक में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई की बात करेंगे तो 5.1 फुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन की बात करेंगे तो बैडमिंटन आपका आयताकार मैदान पर खेला जाता है। कोर्ट की लंबाई सिंगल्स डबल्स के लिए आपका 13.44 मीटर होता है। फीट में बात करेंगे तो 44 फीट। वहीं पर कोर्ट की चौड़ाई बात करते हैं सिंगल्स के लिए, तो सिंगल्स के लिए कोर्ट का चौड़ाई आपका अलग हो जाता है, 5.18 मीटर हो जाता है। और डबल्स के लिए जो कोर्ट का जो चौड़ाई होता है 6.1 मीटर होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा कितने खिलाड़ी होते हैं आपके बैडमिंटन में? तो 2 खिलाड़ी होते हैं, डबल्स में 4 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार याद रखना।
अगला है कि द ग्रेट इंडियन नोवेल दैश के द्वारा जिससे उन्हें अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। तो द ग्रेट इंडियन जो नोवेल है ये आपके शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका शशि थरूर हो जाएगा। ये जो प्रकाशन है इसका 1989 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक है, ये जो अधिनियम है आपका 23 दिसंबर 1971 को अधिनियमित किया गया था। ये राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को दूषित करने या अपमान करने के साथ साथ भारत के संविधान की अवमानना को दंडित करता है। ठीक है, तो मत कीजिएगा जो भी करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद सामान्य सेवाओं को लाभ उठाने और उत्पादन को विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना की बात करते हैं तो वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना, क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगला है कि शतरंज में प्यादों यानी कि पाउंड की संख्या कितना होता है। शतरंज में प्यादों की बात करेंगे तो इसकी संख्या होता है 16। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। ये जो शतरंज जो खेल है इसका शुरुआत कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपका बना था SSC GD में जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ था। तो इसका शुरुआत भी आपका हुआ था भारत में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। टोटल 64 खाना होता है, 32 खाना सफ़ेद, 32 खाना आपका काला, जिसमें एक राजा, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊंट, 2 घोड़ा, 8 प्यादे, ठीक है, होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। तो एक्टिनाइड श्रेणी का जो सदस्य है वो आपका थोरियम है, तो इसका राइट आंसर आपका थोरियम हो जाएगा। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी का जो तत्व होता है उसका परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक का ही होगा, इसको भी याद रखिएगा। उसमें से थोरियम आपका आता है। इसके अलावा और भी है, लोरेंशियम है, फेरियम है, मेंडलियम है, नोवेलियम है, एरिक्रियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, नेप्टूनियम है, क्यूरियम है, एस्टिनियम है, प्लूटोनियम है, ब्रिकलियम है, प्रोटेक्टियम है, एक्टिनियम है। ठीक है, ये सब क्या है, एक्टिनाइड तत्व के श्रेणी में ही आता है। अगला है कि दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करना है, यानी कि इनमें से कौन सा बांध आपका दक्षिण भारत में स्थित है। तो इसका राइट आंसर मैट्टूर बांध हो जाएगा। मैट्टूर बांध आपका दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। प्रोजेक्ट आपका 1934 में पूरा हुआ था। तमिलनाडु में सबसे बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम बांध के लिए धन प्रदान करके निर्माण में मदद किया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं या मृदा की निचली परत में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निक्षालन। निक्षालन एक प्रक्रम है जो अपघटन में शामिल होते हैं। इसमें अकार्बनिक पोषक तत्व में जो जल में विलय होते हैं नीचे मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अगला है बिफोर वी विजिट द गॉड्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो बिफोर वी विजिट द गॉड्स उपन्यास के लेखक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दिवाकरुणी हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका उल्लेखित है संविधान के अनुच्छेद 77 में। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है कि भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज जैसे तरीकों से प्रमाणित किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्देशित किए जा सकते हैं। जो इस प्रकार प्रमाणित किए गए आदेश या दस्तावेज की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस आधार पर कि राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया या निष्पादित किया गया कोई आदेश या दस्तावेज नहीं है। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के आवंटन के लिए भी नियम बनाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक की बात करेंगे तो पुरंदर दास को कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री को कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक संगीत के कुछ प्रसिद्ध संगीतकार भी हैं। सारंगदेव हो गए, TM कृष्णा हो गया, OS अरुण हो गया।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है आपका केरल में, तो इसका राइट आंसर आपका केरल होगा, बाकी पढ़ लीजिएगा। अगला है कि एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदर्भित हो जाता है। एस्पिरिन के कारण, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एसिटाइल सिलिक एसिड, जिसे आमतौर पर एस्पिरिन के रूप में जाना जाता है, रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C9H8O4। ठीक है। अगला है कि किस प्रकार की कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होता है। इसका राइट आंसर प्रगामी यानी कि प्रोग्रेसिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था। सिख समुदाय के प्रतिशत की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर 1.7% हो जाएगा। ठीक है। भारत में 11 की जनगणना के अनुसार आबादी 121 करोड़ है, इसमें 9.9663 करोड़ है हिंदू, 70.22 करोड़ है मुस्लिम। इसके अलावा सॉरी प्रतिशत की बात करते हैं तो 79.8% हिंदू है, 14.2% मुस्लिम है। इसके अलावा 2.3% आपका ईसाई है, सिख आपका 1.7% है, यही पूछा गया था। अगला है हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है। हुक्का फॉल्स जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड में स्थित है। हुक्का फॉल्स वाईकाटो नदी पर झरनों का एक समूह है जो न्यूजीलैंड में ताउपो झील में गिरता है। अगला है कि मध्य और पश्चिम भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है। तो गणगौर उत्सव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर देवी पार्वती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर का त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। किसको समर्पित है तो देवी पार्वती को समर्पित है। कब मनाया जाता है, चैत्र के महीना में मनाया जाता है। ठीक है। अगला है कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वेगता को देखते हुए यूनेस्को ने डैश के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदी येहू को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है। मुडियेट्टू केरल का एक पारंपरिक अनुष्ठान थिएटर है जो लोक नृत्य नाटक है जो देवी काली राक्षस दारिका के बीच लड़ाई और पौराणिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। यह अनुष्ठान भगवती और भरतकाली पंथ का हिस्सा है। यह नृत्य फसल कटाई के मौसम के बाद फरवरी और मई के बीच भरतकाली मंदिरों देवी माँ के मंदिरों में किया जाता है। अगला है कि बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो बंगाल में जो मंदिर आपका स्थित है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, ये दर्शाता है पाल राजवंश को। ठीक है। तो पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। वर्धमान जिले के बराकर में 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक बड़ा घुमावदार शिखर दिखाता है जिस पर एक बड़ा आमलक लगा हुआ है और यह प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा 4 अक्टूबर शिफ्ट 1 के प्रश्नों के साथ। ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।